Good morning, students. A very nice morning to all of you. And I am again here with some of the more important topics like motion. And in motion, we study about the understanding motion, in which also we study distance and displacement, and also problems related to distance and displacement. There are three topics. Today we deal with it. एंड नाउ हम समझते हैं कि मोशन होता है क्या. हम तीन टॉपिक आज इस क्लास में पढ़ेंगे. मोशन को समझेंगे कि कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन होगा, कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है. इसके अलावा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इससे कुछ फार्मूला वगैरह निकल करके आएगा. ठीक है. और अगर फार्मूला नहीं निकल करके भी आएगा तो बेसिक चीज़ें होंगी जिसे हम डील करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे. और बहुत ही केयरफुली ढंग से इसको पढ़ना होता है, क्योंकि इसका जो यूज होता है वो मोशन चैप्टर में ही खत्म नहीं होता. इसका यूज आगे का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें भी इसका यूज है. तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे केयरफुली ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और सारा जो भी बेसिक नॉलेज है, जितना मतलब हम अपना बेस तैयार करना है वो सारा यहीं पे करना होगा. क्योंकि जब ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तो बहुत ही इजीली हम उसको समझ पाएंगे. तो अब देर ना करते हैं और मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि मोशन होता है क्या. तो सबसे पहले मोशन. तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. लेकिन मूवमेंट कब होगा इसका डिसीजन हम आसानी से तुरंत नहीं कर सकते हैं. मूवमेंट बताने के लिए हमको कुछ अपनाना होता है, कुछ तरीका है, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है. तो मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है एक रेफरेंस पॉइंट के बारे में. ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो रेफरेंस पॉइंट हम कह सकते हैं जिससे हम कंपेयर करें. ठीक है, जिससे हम तुलना कर सकें, उसी को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट. जैसे समझते हैं डिफिनीशन से, ए रेफरेंस पॉइंट इज ए प्लेस. रेफरेंस पॉइंट एक प्लेस है, एक जगह है, और या ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, यूज्ड फॉर कंपैरिजन, जो कि हम यूज करेंगे किस चीज के लिए? कंपैरिजन करने के लिए. टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन. कब? अगर हम कंपैरिजन करके बता पाएं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्थिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, या फिर कंपैरेटिव ऑब्जेक्ट होगा जिससे हम तुलना करेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है. ठीक है, तो इसके बारे में जब एक एग्जांपल आएगा तो इसको हम आसानी से समझ पाएंगे. ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट अभी हम रोक रहे हैं थोड़ा सा, और मोशन को उससे पहले हम थोड़ा और समझ लेते हैं मोशन के बारे में. उसके बाद फिर से हम रेफरेंस पॉइंट के बारे में आएंगे. तो अब कहता है मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है इफ इट चेंजेज, अगर ये अपना पोजीशन, इट्स पोजीशन चेंजेज, बदलता है. ठीक है, अपना पोजीशन क्या कर लेता है? बदल लेता है. रिलेटिव टू ए रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम भी हम कहते हैं क्या? फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, उस पॉइंट से हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, जैसे अब हम रेफरेंस पॉइंट और मोशन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं. ठीक है, कैसे क्या वर्क होता है. जैसे एक एग्जांपल है, ए रनिंग ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू, प्लांट कर लेना है, यहाँ प्लेटफॉर्म लिखा गया है. ठीक है, यहाँ पर प्लांट कर लेना है क्योंकि एग्जांपल है इस प्लांट का. ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की जगह प्लांट डाल लेना है. तो इसमें मेरा जो कार है, ठीक है, वो एक ए पॉइंट पर दिया गया है, और कुछ समय के बाद उसका जो पोजीशन है वो बी पर चला आता है. ठीक है, कुछ समय के बाद जो ए पर पोजीशन पर है ऑब्जेक्ट, वो बी पोजीशन पर चला आता है. तो यहाँ पर जो पोजीशन चेंज हुआ है किसके सापेक्ष में हुआ है? किस रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष में हुआ है? किस फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष में हुआ है? तो यहाँ जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो प्लांट है. ठीक है,
क्योंकि बिना प्लांट के अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे आसपास में नहीं होता तो हम कंपैरिजन करके नहीं बता पाते कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया या नहीं किया। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 3 फ्रेंड है, ठीक है। कितना फ्रेंड है? 3 फ्रेंड है। और 3 फ्रेंड एक जगह खड़ा है, ठीक है। और उसमें से 2 फ्रेंड बस स्टैंड पर खड़ा है, ठीक है। उसमें से 2 फ्रेंड जो है बस में ट्रेवल कर बैठ गया, और बस में बैठा तो आमने सामने दोनों आपस में बैठ गया है, ठीक है। तो आमने सामने बस में बैठा हुआ है। उसके बाद होता है क्या, एक जो फ्रेंड है उसका वो बाहर ही खड़ा रहता है। एक फ्रेंड है जो उसका वो बाहर खड़ा रहता है, और 2 फ्रेंड है कार में बैठ गया, ठीक है, या फिर बस में या ट्रेन में आमने सामने बैठ गया। तो अब क्या होता है, जब बस चलना शुरू करती है, तो जब बस चलना शुरू करती है तो यहाँ पर अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए, जो व्यक्ति जो दोनों फ्रेंड बस में बैठा हुआ था वो दोनों जब आपस में कंपैरिजन करेगा तो उसका जो पोजीशन है चेंज नहीं हुआ है। दोनों अभी भी बस में बैठा हुआ है, गाड़ी चलना शुरू कर चुकी है, लेकिन अभी भी क्या है, वो दोनों एक ही स्थान पर, दोनों की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन जो बाहर फ्रेंड है उसका, ठीक है, बाहर जो फ्रेंड खड़ा है, अगर वो दोनों व्यक्ति को देखेगा तो अगर वो दोनों व्यक्ति को देखेगा तो लगेगा कि नहीं, ये दोनों व्यक्ति क्या कर चुका है, मूव कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट बाहर में खड़ा था, बस के बाहर जो खड़ा था, उसके लिए वो दोनों व्यक्ति मूव किया, वो दोनों फ्रेंड मूव किया। जबकि आपस में जब दोनों बस में जो बैठा हुआ था, अगर आपस में कंपैरिजन करता है तो वो मूव नहीं करता है। तो रेफरेंस पॉइंट जो बाहर में खड़ा है वो डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, जबकि अंदर में जो व्यक्ति खड़ा है उससे अगर कंपैरिजन इसका किए तो वो मोशन में हमको नहीं दिखा। तो एक ही पोजीशन के लिए, एक ही समय के लिए 2 ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक पोजीशन बदल रहा है और दूसरा पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट ही होता है, वो डिसाइड करता है कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट कब मोशन में है और कब मोशन में नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं मोशन के बारे में क्लियरली। अगर जैसे हम मान लें कि अर्थ है हमारा, हम लोग सारे के सारे अर्थ पे खड़े हैं, तो क्या हमको अनुभव होता है, महसूस होता है कि अर्थ मूव कर रहा है? ऐसा महसूस नहीं होता है कि अर्थ मूव कर रहा है, लग रहा है कि हमारा जो सन है वो एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ डूबता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये हो रहा है कि हमारा जो अर्थ है वही मूव कर रहा है। तो अब कैसे पता चलेगा कि अर्थ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो हमें ऐसा इसलिए अनुभव नहीं होता है कि अर्थ मूव कर रहा है या नहीं। इसका कारण ये है कि जैसे जहाँ पर हम खड़ा हैं तो हमारे आसपास का जितना भी ऑब्जेक्ट है, प्लांट है, रोड है, पोल है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ है वो हमारे साथ साथ मूव कर रहा है, जो कि बस का कंडीशन था। जैसे बस में था वैसे ही हमारा क्या है, अर्थ हमारे बस की तरह है, और बस में सभी लोग बैठे हुए हैं और बस के साथ साथ सब लोग चल रहे हैं। इस कारण से हमें नहीं पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर अर्थ हमारा जो है मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं और अंतरिक्ष से देखें हम अपने अर्थ को, तो महसूस होगा, हमें दिखेगा क्लियरली कि हाँ अर्थ है जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो मूवमेंट होता है, मोशन जो होता है, वो बिना रेफरेंस पॉइंट का डिसाइड नहीं होता है। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट होना जरूरी है किसी भी मोशन के लिए, ठीक है। इसके आगे अब चलते हैं, मोशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? दोनों में थोड़ा सा फर्क है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा फर्क है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस के बारे में, क्या होता है डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में चलेंगे। तो डिस्टेंस कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट, कार, बस, साइकिल, जो भी हो, ठीक है,
बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ, ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो सारा का सारा लेंथ मेजर होगा ऑफ द पाथ, मतलब जैसे जैसे जाएगा सारा का सारा लेंथ हम मेजर करेंगे, कवर्ड बाय द बॉडी, उस बॉडी के द्वारा। ठीक है, समझते हैं। जैसे हमारा ए पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर साइड में एग्जांपल भी दिया हुआ है, ए और ये हमारा बी। एक व्यक्ति बहुत घुमक्कर है, वो घूमते 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 बी के पास पहुंचा, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति थोड़ा कम घुमक्कर था, वो ट्रेवल करके पहुंच गया, और एक व्यक्ति दम सीधा था, ठीक है, बेचारा बहुत ही वो सीधा था, वो क्या किया, दम ए से निकला और डायरेक्ट बी के पास पहुंच गया। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यहां पर इसको मान लिया वन पाथ, इसको दूसरा पाथ और इसका तीसरा पाथ। तो वन पाथ, सेकेंड पाथ और थर्ड पाथ, तीनों जो रास्ता है तीनों डिस्टेंस कहलाएगा, तीनों जो है वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट का बात कहेगा तो दोनों के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सबसे कम दूरी ट्रेवल किया है, वही हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो तीनों कहलाएगा, लेकिन इसमें से डिस्प्लेसमेंट अगर हमको चुनने के लिए कहेगा तो सबसे छोटा रास्ता, तो सबसे छोटा जो पाथ है वो कौन सा है, सेकेंड पाथ। तो सेकेंड पाथ हमको देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, क्लियर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही फर्क आता है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डायरेक्शन फिक्स होगा। ठीक है, चलो इसके अलावा और आगे चलते हैं। कहता है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इस स्केलर के बारे में और डिटेल में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ऐसे हम सिर्फ समझ लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ वैल्यू, ठीक है, जिसमें क्या हो, वैल्यू। जैसे ए से बी गया तो पहला रास्ता मान लो कि 10 किलोमीटर चला गया, पहला जो रास्ता है वो 10 किलोमीटर, सेकेंड 5 किलोमीटर और थर्ड 8 किलोमीटर। ठीक है, तीनों ट्रेवल किया, तीनों डिस्टेंस है, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है 8, 5, 10, ये वैल्यू जो है उसी को बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और जबकि वेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें वैल्यू भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और साथ साथ कोई डायरेक्शन फिक्स हो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही स्केलर और वेक्टर के बारे में। ठीक है, चलो फिर कहता है SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है डिस्टेंस का, वो मीटर होता है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, कभी किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, कभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, जो कि क्लास 5, 6, 7 में पढ़ना होता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट चैप्टर होता है, ठीक है, उसी में पढ़ना है। फिर आता है एक पॉइंट, कहता है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा, कोई मैग्नीट्यूड जो होगा हमेशा प्लस मिलेगा। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसमें से जो पाथ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है वो तीनों डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस तीनों होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात कहेगा तो सिर्फ कौन होगा, पाथ सेकेंड, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन फिक्स है, और साथ साथ सबसे छोटा पाथ है। ठीक है, सबसे छोटा पाथ भी है और डायरेक्शन भी फिक्स है। तो ये दोनों बात आता है डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस ये हुआ। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, अब इसको देखते हैं। तो कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसमें कहता है कि जो सबसे छोटा रास्ता होगा दो पॉइंट के बीच में, कैसे भी जाए वो व्यक्ति, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसे ही हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम बताएं कि ए था और बी था, दोनों व्यक्ति स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गया, एक व्यक्ति ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे,
तो सबसे छोटा रास्ता कौन है? ये पाथ फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो पाथ सेकंड जो है सबसे छोटा रास्ता है और इससे छोटा रास्ता हो नहीं सकता। 1 पॉइंट इसे बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट और ये दूसरा सेकंड पॉइंट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जो सबसे छोटा रास्ता है वही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये फर्क आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिस पर जो रनर होता है वो दौड़ता है और ये हमारा डायमीटर, ठीक है, सर्किल में है और ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा बी। ठीक है, तो मान लें कि ये रेडियस जो है इस सर्कुलर ट्रैक का आ रहा है। तो ए से बी जाने में हमको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन होगा। तो डिस्टेंस ये यहां से गया वो यहां तक, ठीक है, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr, मतलब 2πr का आधा ए से बी तक जाने में। ये जो बताएगा ए से बी वो डिस्टेंस बताएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो ये r और इधर भी r, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना? 2r। ठीक है, 2r दे देगा हमको क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। इसका डायरेक्शन हर समय चेंज होगा, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो सबसे छोटा रास्ता है वो यही है, जो कि डायमीटर है। तो वो वैल्यू हो जाएगा 2r और वही हमको देगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर हम बताएंगे जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मतलब वैल्यू हो, और साथ साथ डायरेक्शन भी हो। ठीक है, डायरेक्शन भी होना चाहिए, तब इसको हम बोलेंगे क्या? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो और है, कहता है डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्या बता रहा है? ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो डायरेक्शन भी बताता है और साथ साथ मैग्नीट्यूड को भी बताने का काम करता है। ठीक है, ऐसे मेनली जो वर्क करेगा वो डायरेक्शन बताने के लिए काम करेगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं और इसका सॉल्यूशन हम यहीं पे कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जो सारा क्वेश्चन है उसको वीडियो देख करके सारा सॉल्यूशन आपको फिर से व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल है। तो कह रहा है ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। एक व्यक्ति है जो कि ए से बी जाता है। ठीक है, व्यक्ति जो है पहले ए था और फिर पहुंच गया बी पर और बी से सी पर। तो हमको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर हम सबसे पहले तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ए से बी गया और बी से सी गया। ठीक है, और यहाँ पर जो मुड़ रहा है वो 90 डिग्री से वो व्यक्ति मुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, जैसे जैसे जाता है वही। ठीक है, तो पहले गया ए से बी और बी से फिर सी, तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी। ए बी 3 किलोमीटर और बी सी 4 किलोमीटर, तो 3 + 4 कितना? 7 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 7 किलोमीटर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से डायरेक्ट हमारा पॉइंट कौन सा? सी, मतलब ए से सी तक चला जाएगा। ठीक है, और ए से सी पॉइंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा? पाइथागोरस। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा ए सी, और ए सी निकालने का तरीका क्या है? √अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। अब ए बी कितना? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और बी सी 4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 कितना हो गया? 25, और 25 का रूट अगर हम निकालेंगे तो कितना देगा वो वैल्यू? 5। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और जबकि डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रनर ट्रेवल्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर ट्रैक। एक रनर है, धावक है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर ट्रैक पर दौड़ता है, ऐसा एक ट्रैक है।
ठीक है, जिसमें लेंथ है 50 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। आफ्टर ट्रेवल्स राउंड रेक्टेंगल ट्रैक 2 टाइम्स, 2 बार दौड़ता है। ठीक है, तो पूछ रहा है बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, डिटरमाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वो व्यक्ति पॉइंट ए से दौड़ा, यहाँ से एक चक्कर लगाया, वापस आ गया, फिर दूसरा चक्कर लगाया और फिर वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो दम बहुत ही आसान है, जहाँ से गया था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान से निकल गया, क्योंकि जिस पोजीशन पर था वापस वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ नहीं, मतलब इसका पोजीशन वही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा इसके पेरीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन ये व्यक्ति जो है चक्कर लगाया है 2 टाइम्स, जो रनर है वो 2 टाइम्स चक्कर लगाया है। तो एक बार में तो 2 इंटू एल प्लस बी, और 2 चक्कर और, मतलब 2 इंटू 2 एल कितना 50 प्लस ब्रेथ कितना 20। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अब 50 प्लस 20 कितना 70। तो मतलब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 280 किलोमीटर, मतलब 280 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ फर्क क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है ए मैन गोज स्ट्रेट 60 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए पर खड़ा है कोई व्यक्ति। ठीक है, इसको हम समझते हैं इससे। ए पॉइंट पर खड़ा है व्यक्ति और वो 60 किलोमीटर गया और ट्रेवल कर लिया, कितना, पॉइंट बी पर पहुंचा और 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। इसके बाद कहता है वो व्यक्ति फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, वो वापस आता है, रिटर्न बैक, मतलब बी पर पहुंचा और बी से फिर वापस गया कहाँ, सी पॉइंट पर। सी पर ट्रेवल करने में उसको लग गया कितना, 100 मीटर। तो 100 मीटर बी से सी है, तो बी से अगर सी 100 किलोमीटर है तो ये 40 किलोमीटर रहा होगा। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस ए से बी तो 60 किलोमीटर, फिर वापस आ गया बी से, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ बताता है, तो बी से ए आया तो फिर से 60 किलोमीटर, और फिर इधर 40 किलोमीटर और उसको जाना है, तो प्लस 40 किलोमीटर, मतलब कितना 120 प्लस 40, तो 120 प्लस 40 कितना 160 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 160 किलोमीटर ट्रेवल किया डिस्टेंस। ठीक है, और जब डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना, पॉइंट ए था और फिर वापस, ये पॉइंट ए बी और ये सी, ये था 60 किलोमीटर और ये था 40 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना ट्रेवल किया ये बताना है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बता चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो एक तो सिंपली निकाल लेंगे कि ए से सी जाना है, ए से सी, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो गया अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो -40 किलोमीटर, एक सिंपल तरीके से। लेकिन अगर दूसरे ढंग से हम सोचें तो इस तरीके से सोच सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आगे की तरफ गया है तो बरहा पॉजिटिव डायरेक्शन में मानते हैं, तो 60 किलोमीटर प्लस में, वापस आया क्या माइनस में आ गया, 60 किलोमीटर रिटर्न ले रहा है, क्योंकि आगे जब चलेगा तो पॉजिटिव, वापस उसी ट्रैक पर आएगा तो उसको मानेंगे नेगेटिव। ठीक है, यही होता है वेक्टर। तो -60 किलोमीटर और फिर से वापस और आगे जाकर के फिर से पीछे ही जा रहा है, तो -40 किलोमीटर और जाएगा। ठीक है, तो 60 प्लस और -60 कैंसिल, तो बचेगा कितना -40 किलोमीटर। तो ये जो माइनस क्या है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, डायरेक्शन को बताने का काम कर रहा है, और जो 40 है वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है। यही फर्क आता है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में। ये जो दे दिया हमको वो दे दिया वेक्टर क्वांटिटी,
जबकि पीछे जो डिस्टेंस आ रहा था वो सिर्फ उसमें क्या था, सिर्फ वैल्यू था, मैग्नीट्यूड था, तो इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यही है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन के बारे में समझे। और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था तो वो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर हुआ कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हम तीनों केस में देखें तो फर्स्ट केस में पॉजिटिव, सेकंड केस में जीरो और थर्ड केस में निगेटिव भी आया। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहीं तक अब इसका स्टॉप करते हैं, और इसका जो भी क्वेश्चन है इसको हम दे देंगे क्लास में। इसको सोल्व भी करना है और इसको मैसेज कर देना है, ईमेल आईडी पे कर देना है इसको सेंड। ठीक है, थैंक यू।